हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिलन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सजीवों के लक्षण और सजीवों का वर्गीकरण। आज के इस वीडियो में हम कोशिका के विभिन्न अंग और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो वीडियो कीजिएगा लाइक। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोशिका। दोस्तों, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जिस प्रकार एक दीवार का निर्माण हम बहुत सारे ईंटों को मिलाकर करते हैं, बहुत सारे ईंटों को जोड़कर ही एक दीवार का निर्माण किया जा सकता है, उसी प्रकार चाहे जीव एक कोशिकीय हो या फिर बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय जीव एक कोशिका के द्वारा बना होता है और बहुकोशिकीय जीव बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल होता है। सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। क्वेश्चन राइज हो सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। याद रखिएगा। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है एक कोशिकीय जीव कहलाता है। उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता, मनुष्य, आम, नीम इत्यादि, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आइए पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली का अभाव होने के कारण जो केंद्रक द्रव्य होता है, डीएनए होता है, अर्थात केंद्रक के जो पदार्थ होते हैं वे कोशिका द्रव्य में ही बिखरे हुए रहते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा होता है, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल पौधे एवं जीव जंतु हैं। पौधों एवं जीव जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें स्पष्ट केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। कोशिका के भाग, पार्ट ऑफ सेल। दोस्तों, कोशिका को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बाह्य कोशिकीय आवरण एक्स्ट्रा सेलुलर कोटिंग, और दूसरा है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। आइए देखते हैं बाह्य कोशिकीय आवरण क्या होता है। सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर पतली लचीली झिल्ली होती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म, ये देखिए है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर जो दिखाई दे रहा है यही है प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीनों वही है। यह झिल्ली जीवित व अर्धपारगम्य होती है, जो प्रोटीन व वसा से बनी होती है। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करना, कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखना, कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना। दोस्तों, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से घेरे हुए एक आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी दृढ़ एवं निर्जीव रचना होती है, जो कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। एनिमल सेल, जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है, ओनली पादप कोशिका में ही सेल वॉल पाए जाते हैं। दोस्तों, एनिमल सेल, जंतु कोशिका में इस सेल वॉल का अभाव होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में ओनली पादप कोशिका में ही सेल वॉल पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक आवरण घेरा हुआ है और यही आवरण कहलाता है सेल और कोशिका भित्ति, जो कि ओनली पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कोशिका का सेकेंड पार्ट है दोस्तों जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाले कोशिका के विभिन्न अंग कोशिकांग कहलाते हैं। जीव द्रव्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी कॉय, सेंट्रोसोम, क्लोरोप्लास्ट, रसधानी, रिक्तिकाएं इत्यादि जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इसलिए हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। जीव द्रव्यों को दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। देखिए दोस्तों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ दिख रहा है, यही है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म में ही देखिए सेंट्रोसोम, गोल्जी कॉय, केंद्रक, राइबोसोम, रिक्तिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि सभी पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य का वह भाग जो देखिए है केंद्रक, न्यूक्लियस, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। ये जो दिखाई दे रहा है केंद्रक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यही है कोशिका द्रव्य। इसमें खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाई जाती है। साथ ही विभिन्न कोशिकांग भी इसी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। देखिए गोल्जी कॉय, राइबोसोम, रिक्तिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी दिखाई दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचनाएं जिनकी आंतरिक झिल्ली में अंगुलियों के समान उभार दिखाई देते हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस कहलाता है क्योंकि इसमें ईंधन मीन्स भोज्य पदार्थों का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्जी कॉय, गोल्जी बॉडी। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। तो इस प्रकार गोल्जी बॉडी को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लवक। हमें ओनली पादप कोशिका में ही, प्लांट सेल में ही लवक पाए जाते हैं। लवक 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। सेकेंड है दोस्तों अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जहां तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। थर्ड है दोस्तों वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट। यह रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण है टमाटर में लाइकोपेन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। क्वेश्चन एनालाइज हो सकता है कि सेव का लाल रंग, लाल सेव, लाल टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। या फिर फूलों का रंग किनके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फूलों का रंग, फलों का रंग किनके कारण होता है? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इंग्लिश में। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं, इनमें राइबोसोम नहीं होती हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। और जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं,
ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राइबोसोम। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। आइए देखते हैं दोस्तों सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम इसे हिंदी में तारककाय भी कहा जाता है। तारे के समान दिखाई देने के कारण इसे तारककाय कहते हैं। सेंट्रोसोम केंद्रक के पास, ये देखिए केंद्रक है, केंद्रक के पास तारे के समान दिखाई देने वाली आकृति को ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। देखिए सेंट्रोसोम के अंदर 2 कण पाए जाते हैं। देखिए ये 2 कण पाए जाते हैं, इन्हीं दोनों कणों को सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में ओनली कोशिका विभाजन के समय ही बनता है, बाकी टाइम में पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव होता है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। जब पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है तभी सेंट्रोसोम दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रसधानियां रिक्तिकाएं। यह कोशिका की निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत होती हैं, परंतु पादप कोशिकाओं में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्र में स्थित होती हैं। रसधानी को कोशिका का भंडार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खनिज लवण, शर्कराएं, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न रंग तथा अपशिष्ट पदार्थ खुले रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लाइसोसोम। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइडर बैग भी कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम भरे होते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं वे कार्बनिक पदार्थों को, सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर सकते हैं। यदि लाइसोसोम फट जाए तो इसके सभी एंजाइम सभी कोशिकांगों को पचा देंगी और कोशिका की ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडर बैग, आत्मघाती थैली कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर सकते हैं। यदि लाइसोसोम फट जाए तो ये सभी एंजाइम लाइसोसोम से के बाहर आ जाएंगे। लाइसोसोम के बाहर आ जाने के बाद ये सभी कोशिकांगों को, कोशिका के अंगों को नष्ट कर देंगे, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली, सुसाइडर बैग कहा जाता है। कोशिका के अंदर गोलाकार या अंडाकार रचना को ही केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस। देखिए ये जो गोलाकार रचना दिखाई दे रही है यही है केंद्रक, न्यूक्लियस। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक की आकृति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसी के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। केंद्रक एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। देखिए केंद्रक पूरी तरह से चारों ओर से एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है। इस झिल्ली को ही केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। यह पतली लचीली अर्धपारगम्य होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है, जिसे नाभिकीय छिद्र, देखिए छोटी छोटी छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें नाभिकीय छिद्र, न्यूक्लियोपोर कहा जाता है, और इन्हीं छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर, ये जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ये जो गाढ़ा द्रव्य दिखाई दे रहा है इसी को केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। दोस्तों केंद्रक द्रव्य के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो महीन धागों के समान रचनाएं दिखाई दे रही हैं इन्हें क्रोमेटिन जाल कहते हैं। एक क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय
सिकुड़कर छोटी और मोटे तंतु जैसी रचना बनाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र प्रोटीन एवं डीएनए से बने होते हैं। ये आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। केंद्रक द्रव्य के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक गोल या फिर अंडाकार ये जो रचना दिखाई दे रही है, इसे केंद्रिका, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियोलस कोशिका विभाजन में सहायक होती हैं। आइए दोस्तों, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर देख लेते हैं। कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ओनली जब कोशिका विभाजन होता है उसी समय सेंट्रोसोम बनते हैं पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। रसधानी, रसधानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में ये कम संख्या में और बड़े आकार के होते हैं, और जंतु कोशिका में अधिक संख्या में, लेकिन इनकी आकृति जो है, इनका आकार जो है, रसधानी का आकार जंतु कोशिका में छोटा होता है और अधिक संख्या में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। गोल्जी कॉइल दोनों में ही उपस्थित होते हैं। आकार की बात यदि हम करें तो पादप कोशिकाओं का आकार लगभग गोलाकार होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं का आकार लगभग आयताकार होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।